हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार और आप देख रहे हैं कोर्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। बीएड प्रथम सेमेस्टर 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आप लोगों के लिए हम लेकर आए हुए हैं। और ये आपके द्वितीय प्रश्न पत्र साइकोलॉजी वाले जो पेपर है उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे कि पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बीएड प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत आपका जो द्वितीय पेपर है जिसका नाम है पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट, जिससे कि हिंदी में हम बोलेंगे शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य। ये वाला जो आपका पेपर है इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और हम लोग उसमें देखेंगे कि किस प्रकार के शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। ये पेपर आप लोग का देख सकते हैं कि रिसेंट का पेपर है 2024 का, यानी जो बच्चे 2023 में एडमिशन लिए थे और उनके प्रथम सेमेस्टर का एग्ज़ाम फरवरी 2024 में हुआ था, ये वाला ये पेपर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पेपर को। अगर आप चैनल पे नए हैं मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आपको, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और साथ ही साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। बीएड प्रथम सेमेस्टर का आपका एग्ज़ाम कब होगा, जब भी आपका टाइम टेबल आएगा तो उससे संबंधित जो भी जानकारी होगी आपको इस चैनल पे पहुंचाई जाएगी। साथ ही आपके बीएड प्रथम सेमेस्टर में जो 4 पेपर हैं उससे रिलेटेड भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो ये जो आपका पेपर होता है टाइम 3 घंटे का होता है, पूर्णांक 100, पासिंग मार्क 36 होता है। 2 खंड होते हैं, खंड अ एवं खंड ब। खंड अ में 12 क्वेश्चन होते हैं जिनमें 10 करने होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। इसका आंसर आपको 200 शब्दों में देना होता है। और जो आपका खंड ब है, खंड ब आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है और इसे 500 शब्दों में लिखना होता है। तो चलिए हम देखते हैं खंड अ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक्शन अ, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जिन्हें हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं। तो इनमें आपको किन्हीं 10 प्रश्नों को ही करना होता है क्योंकि टोटल दिए 12 प्रश्न होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो इस प्रकार से शॉर्ट क्वेश्चन 40 नंबर के पूछे जाते हैं। विकास का अर्थ, सबसे पहला जो क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास का अर्थ क्या होता है आप देख सकते हैं। विकास से अगर आपको विकास जानना है तो उससे पहले आपको अभिवृद्धि जानना होगा कि अभिवृद्धि किसे कहते हैं, ग्रोथ। तो अभिवृद्धि से तात्पर्य संख्या अथवा आकार में होने वाली वृद्धि से है। अभिवृद्धि निश्चित समय तक होती है, लेकिन विकास जो है आपका जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट से तात्पर्य व्यक्ति के सामाजिक बौद्धिक विकास से है। विकास जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो विकास क्या होता है दोस्तों, जैसे कि एक कोई व्यक्ति है तो इसका शारीरिक विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, बौद्धिक विकास हो रहा है, सांवेगिक विकास हो रहा है। हर तरीके का विकास इसमें आ जाता है। हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का जो संपूर्ण विकास होता है वो विकास के अंदर आता है, यानी व्यक्ति का संपूर्ण क्षेत्रों में जो वृद्धि होती है, जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो विकास के अंतर्गत आता है। और विकास व्यक्ति के जन्म लेने के बाद से मृत्यु तक चलता रहता है, तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। और विकास को हम एक्यूरेट माप नहीं सकते हैं, ये क्वालिटेटिव होता है, गुणात्मक होता है, मात्रात्मक नहीं होता है। जबकि जो ग्रोथ होता है, अभिवृद्धि, वो मात्रात्मक होता है, निश्चित समय तक होता है। जैसे कि आपकी आयु जैसे कि आपका हाइट बढ़ता है, आपका वेट बढ़ता है, आपका रंग निखरता है, बाल बढ़ते हैं,
तमाम चीज़ें जो होती हैं, शारीरिक जो ग्रोथ होता है वो एक आप देखते होंगे कि एक एज सीमा तक ही होता है, तो वो अभिवृद्धि के अंदर आता है। लेकिन विकास के अंदर सारे चीज़ आ जाते हैं, हर तरीके का विकास, शारीरिक, सामाजिक, सांवेगिक, सब तरीके का विकास। तो यही चीज़ आपको एग्जाम में लिखना है और विकास के अर्थ के आंसर में। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। जो चाइल्डहुड पीरियड होता है उसमें सोशल डेवलपमेंट किस प्रकार का होता है, ये चीज़ हम देखेंगे। देखिए, बाल्यावस्था को दो भागों में सबसे पहले बांटा गया है। एक आपका होता है पूर्व बाल्यावस्था और एक आपका होता है उत्तर बाल्यावस्था। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। प्री चाइल्डहुड और पोस्ट चाइल्डहुड आपका दो प्रकार का होता है। जो पूर्व बाल्यावस्था होता है वो 2 से 6 साल तक की उम्र के बच्चों को माना जाता है और इस दौरान बच्चों की आत्मनिर्भरता बढ़ती है और वे स्कूल जाते हैं। तो जो स्कूल टाइम पीरियड होता है उसको पूरे बाल्यावस्था के अंतर्गत हम लेते हैं और जो उत्तर बाल्यावस्था होता है उसको भी हम स्कूल टाइम में ही काउंट करते हैं। स्कूल में बच्चे किसी टोली का हिस्सा बनते हैं, यानी कि वो अपना फ्रेंड बनाते हैं, मित्रों का समूह बनाते हैं। उनके वस्त्रों के प्रकार, खेलने के तरीके और सही गलत के बारे में आदर्श स्थापित करती है। बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक ये रहे: परिवार, सहकर्मी समूह, स्कूल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार का होता है, तो वे उनमें आत्मनिर्भरता बढ़ती है, वे स्कूल जाते हैं, सही गलत के बारे में वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ें सीखते हैं, खेलना सीखते हैं, वस्त्रों में बहुत ज़्यादा रुचि होती है उनको, अपना टोली बनाते हैं खेलने के लिए। तो इस प्रकार का कुछ विकास उनको देखने को मिलता है। ये जो आपका सेशन है इसमें मैं ऊपर से ही क्वेश्चन को सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज आपका वीडियो क्या होगा कि बहुत लंबा हो जाएगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ, चीज़ें आपको समझ ज़रूर आ जाएंगी, इतना मैं आपको समझा दे रहा हूँ और बता भी दे रहा हूँ। जो अगला क्वेश्चन है वो है, वैयक्तिक विभिन्नता के कारण, कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है। चलिए देखिए, वैयक्तिक विभिन्नता का एक कारण आयु और बुद्धि भी है कि अलग अलग प्रकार के जो व्यक्ति होंगे उनके अंदर अलग अलग प्रकार की क्षमताएं होंगी, उनका कद अलग अलग होगा और अलग अलग बुद्धि जिनके अंदर स्पिरिचुअल बुद्धि किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, किसी के अंदर शारीरिक बुद्धि बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो गेम वगैरह में ठीक ठाक होते हैं। तो बुद्धि के आधार पे, आयु के आधार पे इंडिविजुअल डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। आयु के साथ साथ बालक का शारीरिक ग्रोथ कैसा है, मानसिक ग्रोथ कैसा है, संवेगात्मक विकास किस प्रकार का है, कोई बच्चा गुस्सा ज़्यादा करता है, कोई बच्चा प्रेम से रहता है, तो इस प्रकार का व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जन्म देता है ये चीज़ें। इसलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर मिलता है। बुद्धि जन्मजात गुण होने के कारण किसी को प्रतिभाशाली और किसी को मूढ़ यानी कि कमजोर बुद्धि का जो होता है, अंतर की स्पष्ट रेखा खींच देती है। तो आयु और बुद्धि और शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास ऐसे कारक हैं जिनके वजह से हमें व्यक्तियों में विभिन्नता देखने को मिलती है। तो वैयक्तिक विभिन्नता के संबंध में हम यही सारी चीज़ें लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, पियाजेज कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास क्या है, इस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। पियाजे जो महोदय थे, इनकी जो थ्योरी है, इन्होंने डेवलपमेंट के 4 स्टेज बताए थे कि बच्चों का जो विकास होता है वो कितने स्टेप में होता है, 4 स्टेप में होता है, 4 स्टेजेज में होता है। तो इनके सिद्धांत में हम स्पेशली रूप से यही पढ़ते हैं।
तो ये जो अवस्थाएं हैं इस प्रकार से हैं। जो पहला अवस्था ये बताए थे, इसको इन्होंने प्रिपरेटरी स्टेज बोला था, जिसे कि हम बोलते हैं संवेदी पेशीय अवस्था या गत्यात्मक अवस्था भी इसको हम बोलते हैं, जो कि 0 से 2 वर्ष यानी जन्म से 2 वर्ष के अंदर जितने बच्चे आते हैं उनको इस अवस्था में काउंट किया जाता है। उसके बाद जो दूसरा उन्होंने बताया था वो बताया था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें 2 से 6 साल के बच्चे आते हैं। तीसरा इन्होंने बताया था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें 6 से 11 वर्ष के बच्चे आते हैं। और चौथा इन्होंने बताया था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें 11 प्लस जो बच्चे होते हैं उसको काउंट किया जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने विकास के 4 स्टेज बताए थे। और इनके थ्योरी में हमें एक चीज़ और देखने को मिलता है, वो क्या है, पियाजे का मानना था कि सभी बच्चे एक तंत्र का उपयोग करके आत्मसात करते हैं और समायोजन करके संतुलन बना के चीज़ों को सीखने का कोशिश करते हैं। इनका जो फोकस था वो आत्मसात और समायोजन और संतुलन 3 वर्डों पे था। ये क्या बोलते थे कि कोई भी बच्चा होता है तो वो सबसे पहले कोई चीज़ देखता है और उसको उसका कॉन्सेप्ट उसके स्कीमा में बन जाता है तो संतुलन हो जाता है। लेकिन उसके बाद वो कोई और नई चीज़ देखता है तो वो संतुलन बिगड़ जाता है और फिर उसमें वो समायोजन करने की कोशिश करता है, तो फिर किसी व्यक्ति के हेल्प से या कुछ और चीज़ देख लेता है तो फिर उसका संतुलन बन जाता है। तो आत्मसात, संतुलन, फिर असंतुलन, फिर समायोजन, इस प्रकार ये जो 4 स्टेप है इसके द्वारा बच्चा कुछ सीखता है, उसका संज्ञानात्मक विकास होता है, उसका कॉग्निशन का डेवलपमेंट होता है। ये पियाजे महोदय कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि एक बच्चा है वो आसमान में उड़ता हुआ पक्षी देखता है, मतलब आसमान में उड़ता हुआ कोई भी वो चिड़िया ही देख लेता है, तो उसे कोई बताता है कि जो आसमान में उड़ता है वो पक्षी होता है। क्या होता है? जो आसमान में उड़ता है वो पक्षी होता है। तो उसके बाद तो बच्चे के दिमाग में ये बैठ जाता है कि आसमान में उड़ने वाला कोई भी जो जीव है वो पक्षी होता है। उसके बाद वो हवाई जहाज़ देखता है, तो हवाई जहाज़ भी क्या कर रहा था, आसमान में उड़ रहा था, तो उसको भी वो पक्षी समझ लेता है। तो उसके दिमाग में एक नई चीज़ मतलब बैठ जाती है कि जो आसमान में जो उड़ रहा है वो हवाई जहाज़ जो है उसको भी वो पक्षी समझ लेता है, लेकिन वो चीज़ सही नहीं था। तो कोई व्यक्ति उसे बताता है कि आसमान में उड़ान भरने वाला हर चीज़ क्या होता है, पक्षी नहीं होता है। तो अब उसके दिमाग में असंतुलन बन जाता है और फिर वो चीज़ ये समझता है कि जो आसमान में जो उड़ान भरने वाला हर चीज़ पक्षी नहीं होता है। तो उसके दिमाग में क्या होता है, संतुलन बन पाता है, तो समायोजन कर पाता है अपने पूर्व ज्ञान से। भाई पहले उसके दिमाग में क्या बनता है कि आसमान में जो कुछ भी उड़ता है वो पक्षी होता है, लेकिन जब उसे कोई बता देता है कि ये जो उड़ रहा है ये पक्षी नहीं हवाई जहाज़ है, तो उसके दिमाग में असंतुलन बनता है और फिर वो समायोजन करने की कोशिश करता है और वो ये समझ पाता है कि आसमान में उड़ान भरने वाला हर चीज़ पक्षी नहीं होता है, वो वाहनें भी होती हैं, मतलब गाड़ियाँ भी होती हैं। तो ये चीज़ें इस प्रकार से वो आत्मसात, संतुलन, असंतुलन और समायोजन 4 चीज़ों के मदद से कोई भी चीज़ सीखने का प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समायोजन का अर्थ, मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट। तो समायोजन क्या होता है कि जब कोई भी परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, क्या होती हैं, हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, तो जब कोई भी परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती हैं तो हम क्या करते हैं कि हम ही परिस्थितियों के अनुकूल बनने की कोशिश करते हैं, हम ही इन परिस्थितियों के अनुकूल बनने की कोशिश करते हैं, इसी को समायोजन कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि आप रोज़ पनीर खाते हो, पनीर सलाद रोज़ आप खाते हो, रोटी पनीर सलाद खाते हो क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा पैसा है, शाही खानदान से हो, लेकिन अचानक क्या हो जाते हो, आप गरीब हो जाते हो और आपको तो पता ही है कि एक गरीब व्यक्ति रोटी पनीर सलाद नहीं खा सकता है। तो फिर आपको मजबूरी में अपने परिस्थिति से समझौता करना पड़ेगा और अब आप क्या खाते हो, अब आप रोटी और नमक खा के ही काम चला ले रहे हो। तो आपने क्या किया, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लिया, तो आपने यहाँ पे समायोजन
कर लिया। तो इसी को बोलते हैं समायोजन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, मंदित मना बालकों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली रिटार्टेड चिल्ड्रन। तो जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं या जो मंदित मना बालक होते हैं, जो मेंटली रिटायर्ड होते हैं, जो मानसिक तौर पे असक्षम होते हैं, वे उनकी विशेषताएं क्या होती है। वे तर्क नहीं कर पाते हैं, विचार विमर्श नहीं कर पाते हैं, अवलोकन क्षमता भी उनकी कमजोर होती है, विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें विशेषताएं उनकी होती है, कोई लॉजिकल थिंकिंग वो नहीं कर पाते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, कल्याण संवर्धन के निर्धारक बताइए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ वेलनेस। तो वेलनेस का अर्थ क्या है मैं आपको यहीं समझा देता हूँ, इसके बाद मैं आपको डॉक्यूमेंट पे ले जाऊंगा। कोई बच्चा है तो इसका बेहतर वे में कैसे डेवलपमेंट हो सकता है, बेहतर वे में कैसे डेवलपमेंट हो सकता है, इसी को हम कहते हैं कल्याण वर्धन। एक बच्चे का जो सर्वांगीण विकास होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, वो कैसे किया जा सकता है, इसी को हम बोलते हैं कल्याण वर्धन। ठीक, सर्वांगीण विकास को कैसे बढ़ावा दें, कैसे इसका समर्थन करें, ये सारी चीज़ें कल्याण वर्धन के अंतर्गत आ जाती हैं। तो कल्याण वर्धन यानी एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए कौन कौन से तत्व निर्धारक होते हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं, इस चीज को आपको इसके आंसर में लिखना है। चलिए देखिए, कल्याण संवर्धन के जो निर्धारक होते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ वेलनेस, वो होता है किसी बच्चे का इकोनॉमिकली एंड सोशल स्टेटस कैसा है, वो बहुत हद तक निर्धारित करेगा कि बच्चे का कितना कल्याण हो पाता है, कितना होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाता है, उसको किस प्रकार की एजुकेशन मिल रही है, उसका फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, सोशल सपोर्ट नेटवर्क उसका कैसा है, उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाती है या नहीं, कल्चरल एक्टिविटीज़ जिस समाज की जितनी बेहतर होती है बच्चे का विकास भी उतना बढ़िया होता है, जेनेटिक्स कैसे हैं, अगर पिता में कुछ खामियां होंगी तो हो सकता है बच्चे में भी उस प्रकार के कुछ चीज़ें देखने को मिले, और पर्सनल बिहेवियर एंड ऑब्जर्वेशन स्किल बच्चे का कैसा है, ये भी उसके कल्याण पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है आध्यात्मिक बुद्धि की प्रकृति, नेचर ऑफ एसक्यू। तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो आध्यात्मिक बुद्धि होती है इसे हम सामाजिक बुद्धि भी कहते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होता है उससे हम सामाजिक समझने का कोशिश करते हैं कि ये व्यक्ति उतना ही सामाजिक भी है, तो उसे हम सोशल जो एसक्यू है ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इसको हम बोलते हैं आध्यात्मिक बुद्धि को इंग्लिश में, या सोशल इंटेलिजेंस भी इसको हम बोल सकते हैं। तो इसकी जो प्रकृति होती है यह बुद्धि का उच्च आयाम माना जाता है, यानी कि उसे बहुत अध्यात्म का ज्ञान है, मानवता का ज्ञान है। इस प्रकार के व्यक्ति में अहंकार नहीं होता है। यह ज्ञान करुणा, अखंडता, आनंद, प्रेम, रचनात्मकता और शांति जैसे गुणों को विकसित करती है। इस प्रकार की बुद्धि जिस व्यक्ति के अंदर होंगी उसके अंदर ज्ञान, करुणा, अखंडता ये सब सारी चीज़ें होंगी। आध्यात्मिक बुद्धि से जुड़े लोगों में ये खासियतें होती हैं, ये दूसरों के प्रति दयालु होते हैं, सहानुभूति रखते हैं, सहानुभूतिपूर्ण होते हैं, इन्हें अपने विश्वासों, मूल्यों और जीवन के मकसद की गहरी समझ होती है, ये आंतरिक शांति भी महसूस करते हैं यानी अहिंसावादी होते हैं। तो ये सारी विशेषताएं आध्यात्मिक बुद्धि के प्रकृति की है। चलिए देखिए, बुद्धि का साहचर्य सिद्धांत क्या होता है, एसोसिएटिव थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस क्या होता है, ये चीज़ हम देख लेते हैं। साहचर्य का शाब्दिक अर्थ होता है सहचर होने की अवस्था या साथ साथ रहने या होने का भाव। साहचर्यवाद का सिद्धांत बताता है कि मानसिक प्रक्रियाएं जो एक मानसिक अवस्था से दूसरी मानसिक अवस्था के बाद उत्पन्न होती हैं, साहचर्य से क्रियान्वित होती हैं। साहचर्यवाद की एक प्रमुख धारणा यह है कि जटिल विचार अपेक्षाकृत सरल विचारों के साहचर्य से उत्पन्न होते हैं। तो बुद्धि का साहचर्य सिद्धांत जो होता है इसमें कहने का अर्थ ये होता है कि जब दो तत्व एक साथ होते हैं
तो उसके साहचर्य से ही कोई भी रिस्पॉन्स होता है या कोई भी योग्यता हमें देखने को मिलती है, कोई भी योग्यता हमें देखने को मिलती है। तो ये चीज़ आप बुद्धि के साहचर्य सिद्धांत में लिख सकते हैं। बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत होता है, जी फैक्टर, एस फैक्टर, उसे आपको समझना होगा कि कोई भी जो योग्यता होती है वो जी फैक्टर और यस फैक्टर दोनों के योग का परिणाम होती है। जैसे कोई बंदा खेलने में बहुत अच्छा है तो उसकी शारीरिक क्षमता बहुत अच्छी होगी और उसके साथ साथ ही वो जिस खेल में अच्छा है उस खेल को सीखने की उसके अंदर कला उसने डेवलप की होगी। तो दोनों बुद्धियों का जो परिणाम होता है वो बुद्धि का साहचर्य सिद्धांत कहलाता है। जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर के परिणाम से जो योग्यता हमें देखने को मिलती है उसको हम बुद्धि के साहचर्य सिद्धांत के अंतर्गत देखते हैं। इसके बाद है शिक्षा के मनोविज्ञान का क्षेत्र, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में आपको ये बताना है कि साइकोलॉजी को आज साइकोलॉजी का प्रयोग आज किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, साइकोलॉजी के थ्रू हम किन किन चीज़ों का अध्ययन आज करते हैं, जैसे पर्सनालिटी, एडजस्टमेंट, लर्नर के नेचर, टीचर का नेचर, टीचिंग की साइकोलॉजी, लर्निंग की साइकोलॉजी, जेनेटिक्स, तमाम क्षेत्रों में आज साइकोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो आपको इसका विषय क्षेत्र लिखना होगा। सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं क्या होती हैं? तो ये बालक कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ रचना करना चाहते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मौलिकता होती है, ये एक ही काम में नहीं रहते हैं, ये समय समय पर कुछ नया करना चाहते हैं। तो आप लेखक को इनके अंतर्गत ले सकते हैं, निर्देशक को ले सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर को ले सकते हैं, ये तमाम लोग आ जाएंगे इसके अंतर्गत। प्रबलन की अवधारणा बताइए। तो रीइंफोर्समेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि किसी भी बालक के लर्निंग को बढ़ाने के लिए हम उसे रीइंफोर्समेंट देते हैं, और अगर बालक कोई ऐसी आदतें विकसित हो गई है उसके अंदर जो कि अच्छी नहीं है तो उस स्थिति में उसको हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं। तो ये चीज़ इसकी अवधारणा होती है। इसके बाद आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख सकते हैं जिसे कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। तो आपको इसमें 4 यूनिट मिलेगा और चारों यूनिट में आपको 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपको इसमें से करना एक ही क्वेश्चन होता है। एक यूनिट से आपको एक क्वेश्चन करना होता है और इसका आंसर आपको 500 शब्दों में देना होता है। 15 नंबर का क्वेश्चन होता है, 4 क्वेश्चन करने हैं 60 नंबर के। जो पहला यूनिट हम देख रहे हैं इसमें जो क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, यानी कि मनोविज्ञान का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में कैसे किया जाता है वो आपको बताना है। शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र यानी शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, तो टीचर और लर्नर का जो नेचर होता है, उनकी जो साइकोलॉजी होती है वो चीज़ हम स्टडी करते हैं। देन हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में डिटेल वे में अध्ययन करते हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व इसलिए है क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि बच्चों को अच्छे वे में लर्निंग करा दिया जाए, आसान तरीके से ज़्यादा लर्निंग करा दिया जाए, तो उस स्थिति में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी यूनिट में आपको अथवा में एक क्वेश्चन मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको एक यूनिट में 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको जो आता रहेगा वो आप कर दीजिएगा। बाल्यावस्था में सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास का वर्णन कीजिए। तो ये मैंने आपको शॉर्ट वाले में भी बताया था, उसी के हिसाब से आप बढ़ा के और लिख लीजिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में बाल्यावस्था के महत्व की विवेचना कीजिए। चलिए, यूनिट 2 जो है उसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने की विभिन्न तकनीकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इस पे मैंने एक लंबा सेशन लिया हुआ है, उसके बारे में अभी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, वहां से आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। 5वां है अधिगम का क्या अर्थ है, लर्निंग का क्या अर्थ है। तो अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के माध्यम से जब कोई व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है उसको हम अधिगम
कहते हैं। अधिगम सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। ये सारे अधिगम के परिभाषा हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं, ये मैंने इस पे भी एक सेशन लिया हुआ है, तो वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा आपको कहाँ से ये दोनों क्वेश्चन के आंसर तैयार करने हैं। जो यूनिट 3 है, यूनिट 3 में जो क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं, बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, इनके प्रयोग की सीमाओं का वर्णन कीजिए। इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में आपको बताना है। ठीक, तो यूनिट 3 में एक क्वेश्चन है, इसमें अथवा में कुछ होगा। अथवा में आपको स्ट्रेस से संबंधित क्वेश्चन है। तनाव से आप क्या समझते हैं। अधिगमकर्ता यानी लर्नर एवं शिक्षक टीचर की दृष्टि से तनाव प्रबंधन यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट के क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, वो चीज़ आपको लिखने हैं। इसके बाद जो यूनिट 4 है आपका, यूनिट 4 में आपको व्यक्तित्व को परिभाषित करना है। व्यक्तित्व की भारतीय एवं पाश्चात्य अवधारणा की तुलना भी करना है। इसी के अथवा में क्या है आपका, विशिष्ट बालक किसे कहते हैं, स्पेसिफिक चाइल्ड, जो कि सामान्य बालकों से अलग होते हैं। कोई ना कोई उनमें असक्षमता होती है या फिर बहुत ज़्यादा तीव्र बुद्धि के होते हैं, वो विशिष्ट बालक में आते हैं। विशिष्ट बालक का एक सारणी होता है, तो वो आपको पढ़ना होगा। सृजनात्मक बालक भी विशिष्ट बालक में ही आते हैं। सृजनात्मक बालकों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मैंने बताया था कि इस प्रकार के बालक बहुत ज़्यादा नया करना चाहते हैं। उनके लिए अतिरिक्त शैक्षिक प्रावधान क्या होने चाहिए, इस पे आप अपने विचार रखेंगे। तो इस प्रकार से चारों यूनिट के जितने क्वेश्चन थे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अगर इसमें से किसी क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा और वो चीज़ आपको पढ़ा दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ पे डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, तो ये आ गए हैं हम अपने चैनल पे, और आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप चैनल पे आएंगे तो आपको प्लेलिस्ट का यहाँ पे सेक्शन मिलेगा। तो जैसे ही, एक सेकेंड, जैसे ही आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आपको स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद हमें एक प्लेलिस्ट मिलेगी। आप देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट का नाम है CUET PG एमएड एंट्रेंस थ्योरी ऑनलाइन क्लासेस ऑल यूनिट 2024। तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर साइकोलॉजी से रिलेटेड मैंने बहुत सारे सेशन लिए हुए हैं, तो आपको इसमें दिख जाएगा। जो इसमें से आपको सेशन देखना है मैं बता दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर एक सेशन 20 मिनट का है, तो आप इसे देख लीजिएगा। इसके बाद आपको अधिगम वाला सेशन देखना है, 16 मिनट का है। और अधिगम के जो अलग अलग सिद्धांत हैं, SR थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जितने भी सिद्धांत हैं सारे मैंने पढ़ाए हुए हैं इसमें, तो आप वो चीज़ देख सकते हैं। फिर पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत 27 मिनट का लेक्चर मैंने लिया हुआ है। बिल्कुल आसान भाषा में इसमें मैंने समझाया हुआ है पियाजे का सिद्धांत, तो आप इसे देख लीजिएगा। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे मोटिवेशन के ऊपर बहुत ही अच्छी क्लास मैंने ली है, 49 मिनट की मैराथन क्लास 50 मिनट की, जिसमें मोटिवेशन के मीनिंग, टाइप्स, साइकिल थ्योरीज, इंपॉर्टेंस, इम्प्लीकेशन सारे मैंने डिस्कशन किए हुए हैं। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस प्लेलिस्ट को आप देखिएगा, आई थिंक यहाँ से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, दोनों को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आपके परीक्षा से संबंधित जो भी अपडेट होगा आपको यहाँ पर पहुँचाया जाएगा। आपको बीएड के अंदर जो 2 साल हैं उसमें मैं आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। जो भी आपकी समस्या होगी आप मुझसे बताइएगा, मैं आपके साथ हूँ और आपको वो चीज़ उसका समाधान बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। जो आपके बीएड प्रथम सेमेस्टर में 3rd पेपर है, अगले सेशन में उसका PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपसे डिस्कशन कर दूंगा। ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके जो क्लासमेट्स होंगे उनके पास इस वीडियो का लिंक भी शेयर कर दीजिएगा।